नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की जो ऑनलाइन जर्नी है उसमें हमने पिछली जो क्लास थी या पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसका पहला चैप्टर मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र जो है उसका हमने अध्ययन किया था। यानी मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये देखा कि निश्चयवाद क्या होता है, नव निश्चयवाद क्या होता है और संभववाद क्या होता है। निश्चयवाद तो वो होता है जिसमें मानव जो है सब कुछ प्रकृति को ही मानता है। संभववाद वो होता है जिसमें प्रकृति को कुछ भी नहीं माना जाता, मानव को सब कुछ माना जाता है। यानी मानव जो है प्रकृति का स्वामी होता है संभववाद धारणा के अकॉर्डिंग, जबकि प्रकृति का दास होता है निश्चयवाद धारणा के अकॉर्डिंग। जबकि नव निश्चयवाद जिसके मुख्य जो प्रणेता है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि वास्तविक रूप से नव निश्चयवाद ये है रुको और जाओ या मध्यम मार्ग की धारणा है। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ना तो प्रकृति मानव पर निर्भर है और ना मानव प्रकृति पर निर्भर है। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आज हम जो है इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि वास्तविक रूप से प्रकृति मानव पर निर्भर है या मानव प्रकृति पर निर्भर है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है। आज के इस लेक्चर में मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण और समय के गलियारों से मानव भूगोल में आपको बताता हूं कि प्रकृति मानव पर निर्भर है या मानव प्रकृति पर निर्भर है। पहली तो दो बातें यह है और तीसरी बात मानव भूगोल जो है वो अपना विकास कैसे कर पाई। यानी मानव भूगोल जो है वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कैसे कर पाई, पहले कैसे थी, एक स्वतंत्र विषय कब बना, किन पहलों का अध्ययन करने के कारण ये एक अच्छा सब्जेक्ट बन पाया। इन सारी चर्चाओं का हम समय के गलियारों से मानव भूगोल वाले इस टॉपिक में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और शानदार दो कहानियां जिससे आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। ये हमने पहले ही देखी एक धारणा, अगर नहीं देखा आपने पहला वीडियो तो उसको देखे बगैर ये थोड़ा मुश्किल है समझ में आना, लेकिन उसे देखे आप। फिर भी मैं प्रयास करता हूं इस कहानी के माध्यम से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मानव का प्रकृतिकरण यानी मानव जो है वो प्रकृति पर कैसे निर्भर है, इसको एक कहानी से समझेंगे क्योंकि इसमें एक व्यक्ति होगा जिसका रोल है और ये कहानी हमें पूरी तरह से समझा देगी कि मानव जो है वो प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है। कहानी किसकी है? कहानी है बेंदा की। कहानी किसकी है भाई? बेंदा। बेंदा एक आदि मानव है। बेंदा एक जंगली क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति है। नीचे एक लंगोटी पहनता है छोटी सी, हाथ में एक कुल्हाड़ी रखता है और वनों में घूम रहा होता है। देखिए इस कहानी को पढ़ते हुए समझते हैं। बेंदा मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्रों के जंगलों में रहता है। बेंदा नाम का जो व्यक्ति है वो आबू जमाड़ क्षेत्र यानी कि राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और मध्य प्रदेश का नीमच वाला क्षेत्र, गुजरात का जो लास्ट हिस्सा है राजस्थान से जो टच होता है, मध्य भारतीय क्षेत्र जहाँ जंगल पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, जंगलीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कौन रहता है? बेंदा रहता है। नीमच के आसपास का क्षेत्र जो है उसके आसपास या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आबू जमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहली लाइन कह रही कि बेंदा मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्रों के जंगलों में रहता है। बेंदा एक व्यक्ति और जंगलों में रहता है, इतना आपको याद रखना है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगलों के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी फीड प्राय गाँव में मिलती है यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए बेंदा का सर्वेक्षण करता है। यानी कि ये कह रहे हैं बेंदा जो है वो मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्रों में रहता है और जो उसके घर है, जो झोंपड़ियां हैं, वो 3-4 झोंपड़ियां मिलकर एक कबीला बनाते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, पहाड़ों के अंदर यहाँ पहाड़ है, फिर पहाड़ है, फिर पहाड़ है, तो ज्यादा समतल जगह होती नहीं है, तो 4-5 झोंपड़ियां बन पाती है, तो वो कबीला, पली या फिर उनका छोटा वो एक रूप पाया जाता है जिसको कबीले के नाम से जानते हैं। यानी वो बड़े बड़े शहर नहीं हो सकते पहाड़ों में, इसलिए छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो इसका कबीला ही छोटा ही है क्योंकि उसके अंदर देखो इसने बताया जो झोंपड़ियां हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है, 3-4 झोंपड़ियां मिलती है और कुत्ते वगैरह, आवारा कुत्ते जो होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, वो भी वहां कम देखने को मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि बेंदा जो वो दिखता कहता है कैसा है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए और लंगोटी लपेटे। अब वहां तो लैपटॉप लेके तो चलेगा नहीं बेचारा, वहां तो बिल्कुल कुल्हाड़ी का ही काम है जंगलों के अंदर, और लंगोटी कोट पैंट का कोई काम ही नहीं है वहां, तो लंगोटी कहीं अटके नहीं झाड़ियों में, इसलिए वो बेचारा क्या पहनता है? लंगोटी पहनता है। तो बेंदा मध्य भारत का है, आबू जमाड़ के क्षेत्रों में रहता है और लंगोटी जो है उसको बांधे रखता है
और हाथ में कुल्हाड़ी रखता है और जंगल की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? जंगल की तरफ, जिसे यहाँ पेंडा कहा गया है। एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया पेंडा क्या है, तो पेंडा जैसे ही आपको दिखे तो आपको समझ जाना है पेंडा का अर्थ क्या है, जंगल या वन। तो पेंडा में बढ़ता जाता है, सर्वेक्षण यानी निरीक्षण करता है, सर्वेक्षण यानी निरीक्षण करता है। किसका निरीक्षण कर रहा है? निरीक्षण बेंदा इस चीज का कर रहा है कि मेरे को जो जड़ी बूटियां चाहिए, जो मुझे आने वाले समय में अमावस्या को और पूर्णिमा को मथाई जनजाति का जो मेला लगता है मध्य भारत के अंदर, वहां उसे वो जड़ी बूटियां बेचना है, तो उसको ढूंढ रहा है, तो उसका सर्वेक्षण कर रहा है। तो वो बढ़ता जा रहा है जंगल के अंदर और उन जड़ी बूटियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है बेंदा। ठीक है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। कौन सा? स्थानांतरित कृषि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हर एग्जाम में बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, जिसे हम आदिम कृषि भी कहते हैं, जिसे स्लैश ऑफ बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो इसके ढेर सारे नाम है, आज इसको समझ ही लेते हैं हम। स्थानांतरित कृषि क्या है? यहाँ कुछ जले उले आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों जले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक पहाड़ है, अच्छे से समझना आपको, ये दूसरा पहाड़ है और ये तीसरा पहाड़ है। ये तीन पहाड़ बना दिए। मैंने आपको बताया पहाड़, पर्वत और पठार में बहुत अंतर होता है। पर्वत बहुत बड़े होते हैं, पठार जो होते हैं वो जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, और पहाड़ जो होते हैं बेचारे वो कहीं कहीं नहीं होते, वो बीच के रह जाते हैं। यानी सबसे बड़ा तो पर्वत, सबसे नीचा पठार, और बीच का जो होता है ना तो ऊंचा है ना नीचा है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तारागढ़ मान लेते हैं हम, नागपाड़ मान लेते हैं, हर जगह हर शहर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाते हैं देखने को, तो उन्हें हम पहाड़ कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, तारागढ़ पहाड़ है, भोराट का पठार है, तो ये तीनों में डिफरेंट है। तो मैं आपको यहाँ पहाड़ का उदाहरण दे रहा हूँ। पहाड़ी क्षेत्र जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये तीन पहाड़ है। इन पहाड़ों के ऊपर स्थानांतरित कृषि पढ़ रहे हैं हम, और ये क्या होती है पूरा समझ लेते हैं इसको। स्थानांतरित कृषि जो है ये पहाड़ है, और यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, यहाँ पे कटीले बरगद है, यहाँ पे झाड़ियां हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति है। तो जो आदिम जाति के लोग हैं, बेंदा और उसकी फैमिली के लोग, उसके कबीले के लोग जो हैं, इन पहाड़ियों पर जितने भी यहाँ पे ये झाड़ियाँ उगी हुई है इन सबको काटेंगे। यानी कि एक पहाड़ है, उसके ऊपर जितनी भी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ वगैरह, वनस्पति वगैरह, घास फूस है, उस सबको काट देंगे, उसको इकट्ठा करेंगे और उसमें आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद जो राख होती है, उस राख को यूं समतल तरीके से वो बिछा देंगे पहाड़ के ऊपर, और फिर वहां पे करेंगे कृषि। फिर क्या करेंगे? वहां पे कृषि करेंगे। इस स्थान पर फिर कृषि करेंगे, 6 महीने तक यहाँ कृषि करेंगे। 6 महीने बाद ये जो क्षेत्र है अनुपजाऊ हो जाता है, ये उपजाऊ नहीं रहता है। तो ये यहाँ से कहाँ चले आते हैं? इस स्थान पर। फिर ये यही प्रक्रिया इस स्थान पर अपनाएंगे, या जितने भी झाड़ियां हैं, कटीले वनस्पति है, उन सबको काटेंगे और राख को बिछा देंगे और फिर कृषि करेंगे। फिर 6 महीने बाद आगे वाले स्थान पर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कितने पहाड़ों को चेंज करने वाले हैं ऐसे? कितने पहाड़ों को चेंज नहीं करना है। तीसरे स्थान पर जब ये आया तो पीछे वाले पे जब इसने कृषि की थी, उसको वहां कृषि किए हुए 18 महीने यानी 1.5 साल हो चुके हैं, तो ये यहां से वापस कहां चला जाएगा? इस स्थान पर। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि कर रहा है, स्थान बदल बदल के कृषि कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? आदिम कृषि या स्थानांतरित कृषि। और क्या इंटरेस्टिंग बात है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका जो है, श्रीलंका में इसको चैना के नाम से जानते हैं, चैना कहा जाता है किसको? स्थानांतरित कृषि को। आदिवासी जो लोग हैं आदिम कृषि कहते हैं, हम इसको स्थानांतरित कृषि कह रहे हैं। झारखंड के जो लोग हैं इसको कुरूप के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। लेकिन दो इसके अंदर अच्छे फैक्ट हैं, जैसे ये इस पहाड़ के थोड़ी सी ऊपरी क्षेत्र में की जा रही है, यहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ की जाती है, जब इसे कहा जाता है ची माता। यानी पहाड़ के थोड़े से ऊपरी भाग पर की जाती है, जब इसको क्या कहा जाएगा? ची माता कहा जाएगा। क्योंकि माता जी का मंदिर कहाँ होता है? पहाड़ के ऊपर होता है, तो ऐसे आप याद रखते हैं ची माता। ठीक है, अगर ये समतल, इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच में जगह, कभी कभी समतल भाग पर ही कृषि की जाती है, तो यहाँ बहुत मेहनत लगती है, धजियां उड़ जाती है मेहनत कर करके। इसलिए याद रखने के लिए इसे धजिया से याद रखना है, दजिया। इसे दजिया कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दजिया कृषि। तो आपने क्या समझा? स्थानांतरित कृषि वे कृषि है जो स्थानों को बदल बदल कर की जाती है। पहाड़ी जो क्षेत्र होता है उस पर जितनी भी वनस्पति होती है उसको काटा जाता है। देखो ये लोग काट रहे हैं,
फिर उसको जलाया जाता है, देखो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। वनस्पति को काटा जाता है, फिर वनस्पति को जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो राख होती है उसको बिछा दिया जाता है, और फिर वहां फसल पैदा की जाती है। और अगले 6 महीने बाद दूसरे स्थान पर चला जाता है, फिर अगले 6 महीने बाद दूसरे स्थान पर चला जाता है, तीसरे स्थान पर चला जाता है, और स्थानों को बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। ये कौन करता है? ये जनजाति के लोग करते हैं, पहाड़ों के लोग करते हैं, इसलिए आदिम कृषि भी इसको कहा जाता है। अब इसको मैंने बताया आपको, श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर ये कहीं भी की जाती है पूरे वर्ल्ड में, तब इसे क्या कहा जाएगा? ची माता। और अगर समतल मैदान पर की जाती है तो इसको कहा जाएगा दजिया। तो ये स्थानांतरित कृषि कौन करते हैं? बेंदा और मध्य भारत के लोग। हम ये पढ़ रहे हैं कि मानव जो है प्रकृति पर कैसे निर्भर है। देखो ये लोग पूरे ही प्रकृति पर निर्भर है, इनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ये मानते हैं कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रकृति ही सब कुछ है। आगे देखते हैं। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जला करके और उन्हें एक साफ करते हैं, और उनकी क्या बना देंगे? राख बना देंगे। देखिए आगे चलते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। गांव के अंदर हम देखते हैं जो लोग कृषि करते हैं वो खाद जो होती है, गोबर जो होती है, उसको बिछा देते हैं। कई लोग जो गोबर जो होती है उससे ही फिर कई रूपों में राख बनाया जाता है सुखा करके। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भी जलाकर गांव के अंदर जो राख के रूप में या उर्वरक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ये उर्वरक के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है किसको? जो वनस्पति हमने जलाई है उसकी राख को। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा बहुत खुश होता है। बेंदा छोटी सी चीज देख के खुश हो जाता है, उसको जो कुछ भी। अब जंगल में कोई एंटिक चीजें तो दिखने वाली नहीं है, उसको कभी पेड़ दिखाई देते हैं, कभी छोटे पौधे दिखाई देते हैं, कभी बड़े वट वृक्ष दिखाई देते हैं, वैसे ही उसको महुए के वृक्ष दिखाई देते हैं। क्या होता है महुआ? महुआ जो मध्य प्रदेश है, प्रतापगढ़ राजस्थान का जो क्षेत्र है, वह महुए के पौधे होते हैं। जब हमारी टीचर की ट्रेनिंग चल रही थी, बीएड जब हम किया करते थे, उस समय हमने देखा कि हम शाम को हमें एक स्कूल दे दी जाती थी दिन में, जिसमें हमें सिखाया जाता था कि स्कूल में कैसे पढ़ाना है, कैसे टीसी काटना है, कैसे एडमिशन लेना है। तो हम लोग दिन में वो काम करते थे। शाम को हम घूमने जाते तो हम देखते कि जो बच्चे दिन में स्कूल में पढ़ते थे वो सारे ही वहाँ उन महुआ के वृक्षों के नीचे बैठे रहते थे। और महुआ जो वृक्ष होता है उसके फूल खिलते हैं, उसके फूल नीचे गिरते रहते हैं। तो उन फूलों को इकट्ठा करके वो क्या करते थे, शाम को प्रतापगढ़ से यानी राजस्थान के लास्ट दक्षिणी छोर से नीमच जो मध्य प्रदेश का हिस्सा लगता है, उस बॉर्डर पर नीमच के लोग आते और उनसे वो फूल खरीद लेते। अब आप सोचेंगे यार इतने महत्वपूर्ण फूल बेंदा देखते ही खुश हो जाता है, क्या बनता होगा? इनसे शराब बनती है। क्या बनती है? इनसे शराब बनती है। तो महुआ के फूल भी मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। सारी कृषि की बातें आएगी, सारी प्रकृति की बातें आने वाली है इसमें। तो महुआ के जो फूल है, साल के जो वृक्ष है, वो भी देखने को मिलता है। जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। किसको आश्रय दिया है? आश्रय का मतलब पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने सानिध्य दिया है। किसने दिया है? इस पूरे जंगल ने। यानी बेंदा मध्य भारत के जमाड़ क्षेत्रों का रहने वाला है। वो बहुत ही खुश और हैप्पी रहने वाला आदमी है। हाथ में कुल्हाड़ी लेके लंगोटी लपेटे हुए चलता जा रहा है विसर्प गति में। यानी कि पेड़ पौधे जब होते हैं तो आदमी सीधा नहीं चल सकता, सामने पेड़ आ जाएगा, इसमें तो कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं है कुछ। सामने पेड़ आ जाएगा तो घूमता घूमता चलेगा, तो विसर्प गति से, एक नाम आएगा देख लेंगे अभी, विसर्प गति से चलता जाता है। किस में चलता है? पेंडा में चलता है। पेंडा किसको कहते हैं? वनों को या जंगलों को। तो पेंडा में विसर्प गति से बेंदा चलता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि बेंदा की कहानी पेंडा और विसर्प क्षेत्रों को समझाते हुए बताइए। अब पेंडा विसर्प कुछ समझ में नहीं आता, तो टेढ़ा मेढ़ा जो चलता है उसको क्या कह रहे हैं हम? विसर्प कह रहे हैं। और पेंडा किसे कह रहे हैं हम? जंगल को कह रहे हैं। गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? नदी तक पहुंच जाता है। और इस सुंदर ब्रह्मांड को वो थैंक्स बोलता है। एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, रशियन भाषा में जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं, उस ब्रह्मांड को, यानी संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड है, जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो वो थैंक्स बोलता है मन ही मन कि मैं कितना धन्य व्यक्ति हूं जिसको इतनी अच्छी प्रकृति मिली। महुआ के फूल मिल रहे हैं, या गूदेदार जो पत्ते होते हैं वो भी मिल रहे हैं, कुचला जो है उसके बीज भी यहाँ मिलते हैं। तो ढेर सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे वह चुल्लू पर जल लेने के लिए झुकता है, जैसे ही वन की आत्मा लोई लुंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। यानी वो पानी पीने के लिए जो तालाब होता है उसमें जैसे ही झुकता है और थोड़ा सा पानी लेता है तो उसको याद आता है कि मुझे इस प्रकृति को, मुझे जिसने ये दुनिया बनाई है
और जो मेरी प्यास बुझा रहा है वो तालाब मेरी सोई हुई आत्मा जो है उसको फिर से उजागर करने का जो कार्य कर रहा है, उस आत्मा, जिस आत्मा ने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, संतुष्ट किया जल से, उसको मनी मन क्या बोलता है? थैंक्स बोलता है। पूरी कहानी बेंदा के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। धन्यवाद ज्ञापित करता है। फिर आगे देखते हैं। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। अब वहाँ मतलब उसको पिज्जा बर्गर और ये सारी चीजें तो मिल नहीं सकती, तो वो क्या चबा रहा है? गूदेदार पत्ते और कंदमूल, यानी फल फूल जितने भी बेचारे को मिल रहे हैं उनको खाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। लड़के वन से गजारा और कुचला का संग्रहण करते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी आ रही है, जैसे पेंडा का मतलब जंगल है, विसर्प गति यानी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। उसके बाद जो महुआ है वो फूल है एक प्रकार का, जिसे शराब बनाई जाती है, जिसे मादक पदार्थ बनाए जाते हैं। उसके बाद गजहरा क्या है? गजहरे भी एक फूल होते हैं। उसके बाद कुचला क्या है? कुचला एक प्रकार का आयुर्वेदिक बीज है। और वास्तविक रूप से बेंदा जो है वो किस लिए भटक रहा है जंगलों में? वो कुचला के बीजों के लिए ही भटक रहा है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसे कहा था कि जंगल के अंदर मध्य भारत में इस जगह कुचला के बीज मिलते हैं। अब वो जगह भूल गया, इसलिए वो सोच रहा है क्या करेगा कुचला के बीजों से। वो आने वाली पूर्णिमा को, यानी जिस समय वो चल रहा है उसके बाद पूर्णिमा आने वाली है। आने वाली पूर्णिमा जो है उस समय जनजाति के जो लोग होते हैं, पहाड़ी जो लोग होते हैं, जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे मथाई मेला कहते हैं। पूर्णिमा को लगता है। उस मेले के अंदर कुचला के जो आयुर्वेदिक बीज है वो बहुत बिकते हैं, लेकिन बेंदा बहुत हाथ पैर मारता है और उसे वो बीज जो है वो मिलते नहीं। वो साल के वृक्ष देखता है, वो पलास के वृक्ष देखता है, वो महुआ के फूल देखता है, वो गुद्देदार पत्तों को देखता है, वो कंदमूल खाता है, वो गजहरा को चुनता है, लेकिन कुचला बीज उसको नहीं मिल पाते हैं। एक दो बीज जो उसे देखने को मिल जाता है सैंपल के तौर पे, लेकिन जितना बीज उसे चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये कुचला पूछा जाता है कि बेंदा जो है मुख्य रूप से किस कार्य के लिए गया था? तो कुचला के लिए। बेंदा और उसके लोग करते हैं, वे आशा करते हैं कि वन की आत्मा ये दया करेगी और उस जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। जड़ी बूटी किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुचला के लिए। अब बेंदा क्या कर रहा है? प्रकृति को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, जंगल को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि हे जंगल देवता, मेरे दादा परदादा या बुजुर्गों ने जो मुझे कहा था वो तुम्हें भूल गए, वो कहाँ मिलेंगे? कुचला के जो बीज है। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत हताश हूं, इसलिए मुझे जो बीज है वो मिलवा दे। अपन लोग भी ऐसे जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन अगरबत्ती कर रहे हैं, तो ये भी बेचारा पूजा प्रार्थना कर रहा है और आगे बढ़ जाता है। फिर अचानक से उसे क्या? आगामी पूर्णिमा को मथाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया मथाई मेला लगता है, कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। ये पूर्णिमा, ये मथाई मेला किसका मेला है? जनजाति का मेला है, ठीक है। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है, यानी जो कुचला के बीज है वो किसके लिए आवश्यक है? वस्तु विनिमय के लिए। अब जो व्यक्ति जंगल में रहता है उसको भी तो दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है, वो चीजें वो कहाँ से लाएगा? यानी कपड़े भी उसको चाहिए, लंगोटी चाहिए, हालांकि एक ही कपड़ा पहनता है लंगोटी, तो वो भी तो उसे चाहिए। कुल्हाड़ी जो है वो बना नहीं सकता, लोहा जंगल में पाया नहीं जाता, तो उसे लोहे की कुल्हाड़ी भी चाहिए, तो वो चीजें कहाँ से लाएगा? पैसे तो उसके पास होते नहीं। और प्राचीन समय में पैसे नहीं चलते थे, तब क्या करते थे? वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है और किसी के पास रिमोंड है, तो मार्कर दे दिया और रिमोंड ले लिया, यानी अदला बदली जिसे कहा जाता है उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी ये लोगों को उस मेले के अंदर, मथाई जो जनजाति का मेला है, लोगों को ये क्या देगा? लोगों को ये जो है कुचला के बीज देगा और लोग इसे जो चीज चाहिए वो दे देंगे बेंदा को। तो वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया। मैंने आपको बताया ये भूल गया कहाँ बताया था इसको, इसलिए मन ही मन स्मरण करता है कि कहाँ बताया होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में नहीं होता, हम सवाल क्वेश्चन को भूल जाते हैं, इसका उत्तर क्या हो सकता है यार, पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है यार, फिर पता नहीं कौन सा है, ऐसा कंफ्यूजन सा है ये थोड़ा। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। कैसे सुना होता? अधिक ध्यान से और गौर से सुना होता। कई बार बुजुर्ग जो बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बात कहते हैं तो हम ध्यान नहीं देते उसमें, अपन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो देखो बेंदा वाली कहानी हो जाती है। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। क्या होती है? पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जान जाते हैं कि ये बाहरी लोग हैं और इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए, यानी कि दूसरे लोग आ गए, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र यह है उससे दूसरे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आ गए, क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं? कुचला के बीच। अब ये समझ आते हैं बेंदा और उसके साथी सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। सघन यानी घने,
बहुत ज़्यादा वर्षों का जो काफिला होता है, बहुत ज़्यादा घने जो वन होते हैं उनको सघन वृक्ष या सघन वन कहते हैं। वितान यानी अपोजिट, यानी ये जो वृक्ष है इसके पीछे छुप जाना। कौन छिप गया? बेंदा छिप गया, डरपोक निकला लास्ट में। और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, यानी कहानी खत्म हो जाती है, बेंदा छुप जाता है। यानी इस कहानी से क्या समझे? ये कहानी पूरी किसके चारों तरफ घूम रही थी? प्रकृति के चारों तरफ घूम रही थी। यानी बेंदा मध्य भारत का रहने वाला है, पेंडा यानी वनों का सर्वेक्षण करते हुए विसरप यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आगे तक जाता है, और कुचला और महुआ के जो फूल है, कुचला के जो बीज आदि उसको चाहिए। लंगोटी पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए बेंदा चलता जा रहा है और अचानक से सोचता है कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे वो जो बीज है वो कहाँ बताए थे। इस प्रकार से पूरी कहानी जो है वो किसके चारों तरफ घूमती है? बेंदा और मध्य भारत के आसपास से घूमती है। तो पूरी तरह से मानव किस पे निर्भर था? प्रकृति पे। इसी को, इस कहानी को हम क्या कह सकते हैं? निश्चयवाद कह सकते हैं, जिसके जनक कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेर और एलन सैंपल, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी? फ्रेडरिक रेडजेर ने एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इस कहानी का रिलेशन उनसे है। आगे वाली जो कहानी आएगी वो संभववाद पे डिपेंड होगी। कैसे? देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति का मानवीकरण। मानव यानी प्रकृति जो है उसके ऊपर मानव हावी है। कौन हावी है उसके ऊपर? मानव। यानी कि पहले वाली कहानी में तो हमने देखा कि मानव पूरी तरह से दास है। बेंदा पूरी तरह से किसका दास था? प्रकृति का। लेकिन इसमें हम देखेंगे जो मानव है वो प्रकृति का दास नहीं है। मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है, वो तो प्रकृति का स्वामी है। कैसे? अब इसमें आपको कुछ अलग तरह का देखने मिलेगा। इसमें आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी। इसमें फल फूल चीजें ऐसी जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, जिसको जो चीज जहां चाहिए वो वहां प्राप्त कर सकता है। देखिए कैसे। ट्रोंडहाइम शहर की घटना है। किस शहर की घटना है? ट्रोंडहाइम। ये एक नॉर्वे का जो है शहर है। नॉर्वे कहाँ है? आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल जो पृथ्वी का होता है, ऊपरी पोलर जिसे हम कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, उसका जो शहर है यूरोप का, जिसे हम ट्रोंडहाइम के नाम से जानते हैं। आपको ज़्यादा याद नहीं होता तो इतना याद रखें, ट्रोंडहाइम नॉर्वे का देश है। नॉर्वे बड़ा ही सुंदर देश है। नॉर्वे में कभी कभी तो लगभग 1.5-2 महीने तक ही सूर्य नहीं निकलता, 6-6 महीने तक भी कहा जाता है। यानी कभी कभी एक बार तो 76 दिन, लास्ट ईयर 76 यानी 76 डेज बाद सूर्य निकला। और सूर्य कभी भी निकल जाता है, कभी आधी रात को निकल जाता है। तो एक नॉर्वे बहुत सुंदर सिटी है, लेकिन नॉर्वे बहुत ठंडा है, बहुत ही मतलब एक प्रकार से आकाश जो है अदीप्त रहता है। यानी आकाश कैसा रहता है? बिल्कुल अंधेरा रहता है वहां पे। तो इस कहानी में ये सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। यानी ट्रोंडहाइम जो नॉर्वे का शहर है उसमें जो सर्दियां जो है उनका अर्थ है प्रचंड पवने, यानी कि ठंडी ठंडी लगातार हवाएं चलती रहती हैं। और भारी हिम का मतलब बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तथा आकाश अदीप्त रहता है, यानी आकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अदीप्त यानी बिल्कुल अंधेरा रहता है, यानी कि तेज हवाएं चलती है ट्रोंडहाइम शहर में। क्या चलती है? तेज हवाएं चलती है। आकाश जो है पूरी तरीके से दिखता ही नहीं, अदीप्त यानी अंधेरा रहता है। दूसरा, प्रचंड हवाओं के साथ बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ। यहां तक आप समझे। केरी, केरी आम की पत्नी केरी नहीं है, आम वाली वाइफ नहीं है। ये केरी कौन है? ये केरी है एक महिला है वहां की। कहाँ की? ट्रोंडहाइम शहर की। बड़ी रईस है। देखिए कैसे क्या करती है। ये प्रातः यानी सुबह 8 बजे उठती है। अंधेरे में कार से, अंधेरा क्यों? क्योंकि अंधेरा ही रहता है। अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है। उसके पास विशेष टायर यानी उसकी गाड़ी के लिए विशेष टायर है। ठीक है। और वे अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें, जिसकी लाइटें बड़ी शानदार है, वो उसने जला रखी है, हेवल्स की है। उसका कार्यालय सुखदायी 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। यानी कि सबसे पहले तो प्रकृति जो है उसके ऊपर हावी नहीं हो रही है। हावी कौन हो रही है? केरी प्रकृति पर हावी हो रही है। यानी ट्रोंडहाइम जो शहर है, नॉर्वे की जो ये महिला है, ये क्या करती है? सुबह 8 बजे उठती है और अपने ऑफिस जाती है। अब बताओ, अंधेरा है, बर्फ गिर रही है, पवने चल रही है, तो ये ऑफिस कैसे जाएगी? क्योंकि इसकी कार जो है बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, अच्छी लाइटें हैं उसकी, अच्छी मतलब उसकी अच्छी लाइट है, और उसको हम कह सकते हैं अच्छे टायर है उसके। और जो इसका ऑफिस है वो मतलब सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। इस तरह से इसने क्या बना रखा है? कृत्रिम ढंग से इसने अपना ऑफिस बना रखा है। ये एक स्कूल में लेक्चरर है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। देखिए आगे, ये गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है। यानी जब प्रचंड पवनें चलती है और हिम ज्यादा
हिम संकलन जिसे हम कहते हैं, बर्फ गिर रही है, तब क्या करता है, बर्फ जो है उस गुब्बद के कारण उसके कार्यालय में, यानी इस विश्वविद्यालय का जो कार्यालय जिसमें कैरी काम करती है उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, वहां पर्याप्त प्रकाश होता है, यानी बर्फ अंदर नहीं आती और पर्याप्त प्रकाश होता है। ठीक है, तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते हैं, कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्ण कटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। अब देखो, केला और कीवी तो वहां होते ही नहीं है। अब अपन प्रकृति को सर्वोपरि मानते और बेंदा वाली बात मानते, तो दूसरी जगह से फलों को कैसे मंगवाते, यानी एरोप्लेन वगैरह, वायुयान वगैरह को हम मानते ही नहीं है, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानते, दूसरी जगह से वस्तु मंगवाई नहीं सकते। लेकिन कैरी क्या करती है, कैरी को केला बहुत पसंद है। केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केला सबसे ज्यादा भारत में होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, खुशी की बात है हमारे लिए। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा भारत में केला होता है और भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। लेकिन महाराष्ट्र का एक जल गांव है जहां आधे भारत का केला पैदा होता है। तो केला किसको पसंद है, कैरी को पसंद है। कैरी जो अपना आर्किड है यानी टेबल जो है उस पर केला रख के खाती है। अब कहां से मंगवाया होगा केला, बताते हैं हम आपको। कीवी, कीवी जो है सबसे ज्यादा चाइना में होती है, चीन में होती है। अब ये भी उसको पसंद है। तो मुझे बताइए कि ये चीजें जो है यहां देखने को मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो ये कीवी कहां से मंगाएगी, ये जो है कीवी जो है वो कहां से मंगाएगी, केला और कीवी इसको चाहिए तो कहां से मंगाएगी, क्योंकि ये जो होते हैं ठंडे क्षेत्रों में नहीं होते हैं, ये गर्म क्षेत्रों में होते हैं। और गर्म क्षेत्र वो होते हैं, ये पृथ्वी है, इसका ऊपरी जो हिस्सा होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम कर्क रेखा और मकर रेखा में बांट देते हैं। यानी ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये गर्म क्षेत्र होता है, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो केला और कीवी इनमें होते हैं, जैसे भारत, चीन, ये सब किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये केला लेने के लिए किसको भेजेगी, किसी को भी भेज देगी या खुद जाके एरोप्लेन से यहाँ से केला लेके आ जाएगी और शाम को अपना मनपसंद सीरियल देखने वापस घर पहुंच जाती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं। यानी कैरी जो है ट्रोंडहाइम शहर की रहने वाली है, नॉर्वे की रहने वाली है और उसे जो है केला और कीवी खाने का शौक है। वो बर्फ में बिल्कुल ही बर्फ उसके लिए बर्फ उस पर हावी नहीं होती है, क्योंकि उसने ऑफिस इस तरह से बना रखा है कि बर्फ अंदर नहीं आ सकती। और जब गर्मियाँ या तेज हवा आती है तो जो धूप है उसको जितनी चाहिए वो अंदर गुबद वाले क्षेत्र से उसको धूप मिल जाती। यानी ये प्रकृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही, प्रकृति को जैसे चाहे वैसे चेंज करने का कार्य कर रही है, जिसे हम संभववाद के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, मंगवाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक से कैरी जिससे बात करना चाहे, चाहे नॉर्वे से दिल्ली बात करना चाहती है कर लेती है, अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वे प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती हैं और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस आ जाती है। उसको कहीं भी घूमने जाना है दुनिया में, अपना वायुयान जो है उसको लेती है, उड़ती है उसके साथ, और शाम को जो उसे मनपसंद 8 बजे 7 बजे सास बहू का जो सीरियल आता है वो उसे देखना होता है तो आके देख लेती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से प्रकृति पर क्या हो रही है, हावी हो रही है, यानी प्रकृति की स्वामी हो रही है। यद्यपि कैरी 58 ईयर्स की है, कितने साल की है, यानी बूढ़ी डोकरी है बिल्कुल ही, 58 ईयर्स की है, फिर भी कितने साल की दिखती है, 30 वर्ष की दिखती है। कौन, कैरी। अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्यों, केला और कीवी खाती है इसलिए, हाँ बिल्कुल, फल फ्रूट खाती है इसलिए। अब फल फ्रूट तो बेंदा भी खाता था लेकिन उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उसको हमें प्रकृति में ही दिखाना था, जबकि कैरी को हम किस में दिखा रहे हैं, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में। तो पिछले वीडियो में हमने जो निश्चयवाद पढ़ा वो तो बेंदा की कहानी से रिलेटेड है, पूरा ही प्रकृति पर निर्भर है। और उसके बाद हमने संभववाद जो पढ़ा वो पूरी तरह से इस पर निर्भर है। मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है, इसको लेके मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मानव भूगोल की व्रत अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यानी मानव भूगोल कैसे अपने आप को डेवलप कर पाया। बिल्कुल छोटा भूगोल था पहले, फिर बड़ा होता गया। इसका मतलब क्या है, भूगोल जो है पहले छोटे स्तर पर अध्ययन करता था, फिर और बड़ा अध्ययन करने लगा। यानी कि पहले छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करता था, सिर्फ धरती का अध्ययन करता था, पृथ्वी का अध्ययन करता था। फिर कॉस्मोस जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं उसका अध्ययन करने लगा। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने लगा। तो भूगोल इस प्रकार विकसित होता गया।
लेकिन इसमें हम समय के गलियारों से भूगोल जो है वो कैसे आगे बढ़ा, मानव भूगोल की व्रत जो अवस्थाएं हैं, व्रत जो प्रणोद हैं, उनकी बात हम करेंगे। यानी समय जैसे बढ़ता गया वैसे ही मानव भूगोल भी क्या है, अपने आप को डेवलप करता गया। देखिए कैसे मानव भूगोल की, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे समय अवधि, फिर इसका जो साधन है वो किस प्रकार से अध्ययन इसका हो रहा था, उपागम यानी साधन, और उसके लक्षण क्या थे, यानी किस तरह के अध्ययन में किन चीजों का हम माध्यम मानकर अध्ययन पूरा करते थे। तो सबसे पहले देखिए आरंभिक उपनिवेश युग, और इसमें किस पर जोर दिया गया, अन्वेषण और विवरण पर। मैं आपको पहले बता दूं ये सारणी बड़ी ही थोड़ी कठिन सी है मतलब, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर भी आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। देखिए पहले मैं बता देता हूं पूरी सारणी आपको। इसके अंदर पार्ट बने हुए, आरंभिक उपनिवेश युग ये एक समय है, दूसरा जो समय है उसको उत्तर उपनिवेश युग कहा गया है, इसके बाद जो समय है उसको अंतर युद्ध अवधि कहा गया है, इसके बाद 1950 से 1960 का समय पढ़ते हैं हम, इसके बाद 1970 का दशक पढ़ते हैं, और लास्ट में हम 1990 का दशक पढ़ते हैं। इतनी बड़ी सारणी है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। समय अवधि कौन सी है, आरंभिक उपनिवेश युग। कौन सा, शुरुआती उपनिवेश युग। अब शुरुआती उपनिवेश युग में क्या हुआ, अन्वेषण और विवरण हुआ। आरंभिक उपनिवेश युग का मतलब है जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करता था और देश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दौड़ा करते थे, अपने साम्राज्य को या अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भागा करते थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भागा करते थे। उस समय उन्हें भूगोल पर कई चीजें देखने को मिलती और धीरे धीरे पृथ्वी, पर्वत, पठार जैसे चीजों की और अन्वेषणों की यानी खोज होने लगी। फिर से समझिए, आरंभिक उपनिवेश का मतलब गुलामी का दौर। गुलामी का दौर कैसा, यहां सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही है, सिर्फ भारत को नहीं देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि शुरुआती समय में ये राजा इसको लूटता था, वो राजा पिंडारी मराठों को लूटते थे, मराठे जो है वो अरबियों को लूटते थे। तो इस प्रकार की लूटमाट जब मची हुई थी उसे हम कहते हैं आरंभिक उपनिवेश युग, यानी शुरुआती गुलामी का दौर। उस समय क्या मिलते थे, उस समय भूगोल की खोज होने लगी। अन्वेषण मतलब खोज होने लगी। अन्वेषण मतलब जब एक राजा दूसरे राजा को लूटना चाहता था, जब एक क्षेत्र पर दूसरा जो राजा है, दूसरा जो साम्राज्य बढ़ाने वाला व्यक्ति वो कब्जा करना चाहता था, उस समय के भूगोल को हम क्या कहते हैं, आरंभिक उपनिवेश युग का भूगोल कहते हैं। इसमें किस पर जोर रहता था, खोजों पर यानी अन्वेषणों पर जोर रहता था। इसमें क्यों होता था ऐसा, ये लोग एक दूसरे को क्यों लूट रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ये इनकी रुचि थी। और नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया, क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण बढ़ा और भूगोल वेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। अब एक बार इसको मौखिक समझिए, कौन सा, आरंभिक उपनिवेश युग को। यानी शुरुआत में जब भूगोल बनने लगा उस समय भूगोल कैसे सामने आया। भाई आज हम कहते हैं, अभी हमने बात की कि केला जो सबसे ज्यादा है भारत में होता है, ये कैसे पता चला। जैसे मान लो कि कोई भारत भी देश है, भारत एक भौगोलिक दृष्टि से बना हुआ देश है, चाइना एक भौगोलिक दृष्टि से बना हुआ देश है, कहीं अमेरिका नाम का भी देश है, ये पहले पता नहीं था किसी को भी। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्रिस्टोफर, जिसे कोलंबस के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबर, वो 12 अक्टूबर 1492 को उसने पहली बार अमेरिका का नाम बोला, पहली बार उसने अमेरिका की खोज की। तो अन्वेषण हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो डायरेक्ट वहां अन्वेषण करने गया था, खोज करने गया था, नहीं, वो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और व्यापार करने के लिए उस क्षेत्र में गया और उसने देखा कि एक अच्छा देश यहाँ पे हो सकता है और उसने उसका नाम क्या दे दिया, अमेरिका। अगले उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। भारत कब सामने आया, किसी को पता ही नहीं था कि इस भूमि को हम भारत कह सकते हैं। अब कई ग्रंथों में लिखा रहता है भारत, सूर्य, आर्यव्रत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिगो भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, ढेर सारे नाम मिलते हैं। लेकिन फैक्चुअल और एक्चुअल जो बात है उसको हम समझते हैं। आरंभिक उपनिवेश युग में मैं बात बता रहा हूं आपको मई 1498 की, केरल के अंदर एक कालीकट बंदरगाह पड़ता है, वहां से एक पुर्तगाल का व्यक्ति है, फिर से सुनिए, 20 मई के आसपास की बात है, 20 मई 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह से एक व्यक्ति आता है और वो पुर्तगाल का रहने वाला है। वो व्यापार करना आया क्योंकि उस समय इस एरिया का कोई नाम नहीं था हमारे देश का, और इस क्षेत्र के यानी भारत क्षेत्र के जो मसाले थे वो बहुत फेमस थे। तो वो जैसे ही कालीकट केरल के बंदरगाह से प्रवेश करता है, और उसका नाम था वास्को डिगामा, 1498 में आया कालीकट बंदरगाह से। वो जैसे ही भारत में प्रवेश करता है
और वो देखता है कि तो वास्तव में मसालों का देश है, और यहां से वो कुछ मसाला लेके जाता है और इस क्षेत्र को नाम देता है भारत। यानी भारत की खोज करने वाला कौन? वास्को डी गामा। और वहां जाके उन मसालों को बेचता है, और जितना मसाला यहां से ले जाता है उसका 60 गुना मुनाफा जो है वो कमाता है। फिर धीरे धीरे पुर्तगाली और ज्यादा आने लगे, फिर डच आने लगे। किस लिए आ रहे हैं? अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। किस लिए आ रहे हैं? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। ये शुरू में किस लिए आया था? अपने उपनिवेश यानी व्यापार को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। क्या करती थी? इसने खोज करती थी कि यह क्षेत्र मसालों का है, यहाँ मसाले भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा पैदा होते हैं। काली मिर्च ले गया था सिर्फ ये। तो आरंभिक उपनिवेश युग वो युग है जब एक दूसरे पर कब्जा करने की सोच होती थी, और इस समय जो खोज हुई उसने भूगोल को जो बनाया वो आरंभिक उपनिवेश युग का भूगोल कहलाता है। साम्राज्य और व्यापार पर जोर दिया जाता था और विश्व के ज्ञान कोश का विवरण और बढ़ोतरी होने लगी। तो शायद आपको पहला समझ में आ गया। दूसरा स्टेप हम पढ़ते हैं भूगोल। ये वाला स्टेप जो है ये आरंभिक है। दूसरा वाला उत्तर उपनिवेश युग, यानी इसके बाद जब धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाना और साम्राज्य को और बढ़ाने की स्थितियां जो कम होने लगी, तो भूगोल किस पर जोर देने लग गया? प्रादेशिक विश्लेषण पर। अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दे रहा है। यानी आरंभिक में तो सिर्फ खोज पे, जबकि उत्तर उपनिवेश युग जो है उसमें किस पे जोर दे रहा है? प्रादेशिक। पढ़िए इसको। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्व अर्थात पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायक होगी। इसके प्रादेशिक जो विवरण है इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति जो है किसी एक प्रदेश का अध्ययन कर ले और दूसरा वैसा ही दिखने वाला कोई प्रदेश है उसका अध्ययन कर ले, तो पृथ्वी सेम दिखाई देती है, पृथ्वी समान रूप से दिखाई देती है। इसलिए एक क्षेत्र का अध्ययन करके दूसरे क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि प्रदेश जो होते हैं वो किस रूप से अपने आप को डेवलप कर पाए और कैसे अपने आप को समझाने में सही तरीके से अपने आप को व्यवस्थित रूप में ला पाए। यानी उत्तर उपनिवेश युग जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी प्रदेश की बात करता है और उसी को आधार मान के पूरे वर्ल्ड का अध्ययन कर लेता है। देखिए ये था कि सभी प्रदेश पूर्व पृथ्वी के भाग है और किसी एक का अध्ययन कर लो, पूरी पृथ्वी का अध्ययन कंप्लीट। इस प्रादेशिक विश्लेषण को समझाने वाले जो हैं वो रिचर्ड हॉटसन है और उन्होंने द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब लिखी, उसमें प्रादेशिक विश्लेषण को समझा रखा है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको उत्तर उपनिवेशिक युग याद रखना है जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण का विस्तार हुआ। पहले में लोग साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जा रहे थे, लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए जा रहे थे और कई भूमि के टुकड़े मिले, उन टुकड़ों को उन्होंने भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार ऐसे ब्रह्मा वगैरह नाम दे दिए। प्रत्येक कंट्री का नाम ऐसे ही पढ़ा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अमेरिका और भारत का। जैसे कि नॉर्मल है, उन्होंने पहली बार इंग्लैंड का, जॉर्ज तृतीय को भी बताते हैं तो इंग्लैंड का नाम लिया। जैसे कि निकोलस है, उसने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बताया, नाम लिया। खोज इन्होंने खोज किसकी की? सिर्फ नाम की। ये जगह तो पहले से थी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आरंभिक उपनिवेश और उत्तर उपनिवेश आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं आया है तो मुझे बताना, फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर युद्ध अवधि, यानी 2 स्टेप हम पढ़ चुके हैं सारणी के। अगला क्या है? अंतर युद्ध अवधि 1930 का दशक, यानी वर्ल्ड वॉर का समय जब था उस समय भूगोल की क्या स्थिति थी। यानी अब हम सन पे आ गए, उसमें कोई सन नहीं था, उसमें कोई डेट नहीं थी हमारे पास, अब हमें सन भी दिखाई दे रहे हैं, यानी आसपास ही है। यानी 1930 का समय, अभी कुछ समय पहले अपने पिताजी के समय का समय उन्होंने भूगोल को बढ़ते हुए देखा है। कैसे? अंतर युद्ध अवधि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, 1914 से 1918 और 19 तक चला, 18-19 के बीच तक, यानी 1914 से 18 तक चला ऐसे हम मानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 के बीच चला। इस समय भूगोल जो क्या है, भूगोल इस समय क्षेत्रीय जो है विभेदन की बात करता था। देखो पहले में तो स्थान मिला, अन्वेषण हुई स्थान की, स्थान जो है, जगह जो है उसका अन्वेषण हुआ। दूसरे में उस पूरी पृथ्वी पर एक स्थान यानी प्रादेशिक अध्ययन हमने कर लिया। तीसरे में 2 प्रादेशिक स्थानों में से महत्वपूर्ण कौन है, अच्छा कौन है, यूनिक कौन है, अच्छा ज्ञान देने वाला कौन है, स्थानिक संगठन का अध्ययन करते हैं। देखिए, और इसमें किस पे जोर देने लग गए? कंप्यूटर परिष्कृत गणनात्मक विशिष्ट रूपों में विकास मानचित्र का प्रयोग। यानी कि इस समय हम क्या करने लग गए कि हमारे पास जैसे मान लो जम्मू कश्मीर के आंकड़े हैं, हमारे पास मणिपुर के आंकड़े हैं, हमारे पास यूपी के आंकड़े हैं, हमारे पास बिहार के किसी क्षेत्र के आंकड़े,
जैसे कि जम्मू, बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ से एक एक जिले का अध्ययन कर लिया और फिर कंप्यूटर में डाला और डिटेल निकाल के सारा मिक्स करके यूनिक चीज को निकाल दिया। काम किसका लिया हमने? कंप्यूटर का। काम किसका लिया हमने? गणना का। बताओ आपको कहीं मानव दिखाई दे रहा है? अब इस गणना के अंदर मानव आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो भूगोलवेता थे मानव भूगोल के, जिन्होंने भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया, उन्हें मानव भूगोल के या भूगोल के भूगोलवेता कहलाते हैं। उन्होंने क्या कि अगर कंप्यूटर और गणना कर रहे हैं, मानव का कोई काम ही नहीं है, तो ये मानव भूगोल कैसा? ये तो अपने आप में भौतिक भूगोल में शामिल होने जा रहा है। इसलिए फिर धारणाएं आई कौन सी? 1970 में। किस में आई भाई? 1970 में जो धारणाएं आई, 1970 के दशक में, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। पिछले लेक्चर में हमने इनको डिटेल से पढ़ा है, फिर मैं बता देता हूं। मानवतावादी, जिसको कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं, इसमें कुछ विचारक आए और उन्होंने कहा कि भूगोल में आप अध्ययन तो करते हो, लेकिन इसको गणना और कंप्यूटर पे मत ले जाओ, क्योंकि ये स्थानिक संगठन वाले किस पे ले गए? गणना और कंप्यूटर पर। तो ये वापस भूगोल को जो है, मानव भूगोल जो है, उसको मानव भूगोल ही रहने देने के लिए प्रयास करते हैं कि इसको भौतिक भूगोल में शामिल मत करो। और ये क्या करते हैं? ये मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी है। मानवतावादी जो है उनको हम कल्याणपरक के नाम से जानते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दो। व्यक्ति को क्या देना है? व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देनी है, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देना है और व्यक्ति को अच्छा आवास देना है। ये कौन कहता है? मानवतावादी विचारधारा वाले लोग। दूसरा, आमूलवादी विचारधारा वाले लोग क्या कहते हैं? आमूलवादी विचारधारा के जो लोग हैं, रेडिकल लोग होते हैं, कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग होते हैं। ये कहते हैं कि इन चीजों को, यानी निर्धरता को, निर्धनता को, बेरोजगारी को और असमानता को खत्म कर दो, अपने आप ही क्या आ जाएगी? अच्छी भूगोल डेवलप हो जाएगी और व्यवस्था जो है अच्छी हो जाएगी। व्यवहारवादी विचारधारा का उदय, यानी व्यवहारवादी लोग क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कह रहे हैं कि पुराने समय से या प्राचीन समय से कुछ चीजें ऐसी चली आ रही हैं जिनको खत्म कर दो। जैसे जाति के आधार पर व्यक्ति रहना पसंद करता है, धर्म के आधार पर व्यक्ति रहना पसंद करता है, अपनी प्रजाति के आधार पर रहना पसंद करता है। इसकी बात कौन करता है? व्यवहारवादी। 1970 की धारणाएं हम पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट धारणा क्या है? 1990 का दशक हमें दिखाई दे रहा है। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हो गया। व्याख्या करने वाले नियमों पर प्रश्न उठने लगे और स्थानीय समझ पर जोर दिया जाने लगा। कैसे? यानी कि इस समय में हमें क्या करना है? इस समय जो भूगोल है उसके बारे में, जैसे कि भारत है, भारत के बारे में कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति बताता है कि भारत के अंदर कृषि को ऐसे किया जाना चाहिए, उसको ना तो भौगोलिक चीजों का ज्ञान है, ना उसे भूगोल के बारे में अच्छे से ज्ञान है, और वो किसकी व्याख्या करने की बात कर रहा है? भारत के भूगोल की या भारत के क्षेत्रों की। तो इन पर प्रश्न उठने लगे, इनका खंडन होने लगा और भूगोल स्थानीय, यानी अपने स्थान के रूप में डेवलप हुआ कि जिस स्थान का भूगोल है उसके बारे में वहां के लोग ही बताएंगे, यानी भारत का भूगोल हम भारत के लोग ही बताएंगे। जर्मनी, जापान, ओलुलुलु वाला आके या नहीं बताएगा, जो कुछ बताएंगे वो कौन बताएंगे? हम ही बताएंगे। तो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ। तो हमने क्या देखा? हमने मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है, ये हमने देखा। इससे पहले हमने क्या देखा? हमने पूरी तरीके से समझा कि मानव भूगोल जो है उसकी परिभाषाएं किस प्रकार से चलती है और मानव भूगोल अपना कार्य किस प्रकार करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, आपने इतना सुना मुझे, और जो कोई भी डाउट हो वो मुझे बताइएगा। अगले जो हमारा अध्याय होगा, अगला जो हमारा इसका बचा हुआ पार्ट होगा अभी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर जो भूगोल है वो किन क्षेत्रों में अपना कार्य करते हुए, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।